किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को अगर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है तो उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझना होगा। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के एनकोडर पार्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस लेंगे और इसको हम अपने ट्रांसफार्मर के एनकोडर पार्ट से मैथमेटिकली प्रोसेस करेंगे और आखिर में अपना आउटपुट निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे पास टेक्स्ट होता है और डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं जैसा कि ट्रांसफार्मर वगैरह, तो वो टेक्स्ट को समझ नहीं पाते। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारे पास एक इनपुट सेंटेंस है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इस सेंटेंस को हमने ट्रांसफार्मर के एनकोडर पार्ट से प्रोसेस करना होगा तो उसके लिए हम क्या स्टेप करेंगे। सबसे पहला वाला स्टेप हमारा होगा टोकनाइजेशन का। ये हमारे ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के एनकोडर पार्ट से पहला वाला प्री प्रोसेसिंग काइंड ऑफ स्टेप है। इसमें हम अपने सेंटेंस को टोकन्स में तकसीम करेंगे या वर्ड्स में तकसीम करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने टोकन्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 और साइन ऑफ इंटरोगेशन 7। हमारे पास टोटल 7 टोकन्स बन गए। लेकिन अभी भी ये जो सेंटेंस है इनपुट, ये हमारे पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, नंबर्स में नहीं है, ये अभी भी टेक्स्ट में है। और जैसा कि हमने पहले बात करी कि हमें अगर ट्रांसफार्मर के एनकोडर पार्ट से या किसी भी डीप लर्निंग मॉडल से अपने किसी चीज़ को प्रोसेस करना होगा तो पहले हम उसे नंबर्स में तकसीम करेंगे। तो नंबर में तकसीम करने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम वोकेबलरी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास जितनी भी ऑल पॉसिबल टोकन होंगे वो हम अपने पास एक टेबल में, एक कॉलम में रख देंगे और उसके सामने हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक टोकन को असाइन कर देंगे। अब इस टेबल की बुनियाद पर हम अपने सेंटेंस को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम आईडीज भी कहते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास वोकेबलरी टेबल में व्हाट के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, तो व्हाट के साथ 12 आ रहा है तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। इस तरह इसके सामने 43 और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन के सामने 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इस तरह हमने अपने टेक्स्ट इनपुट को न्यूमेरिकल आईडीज में या नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एनकोडर आर्किटेक्चर है इसमें हमारे पास 6 इक्वेशन है। यहाँ पर हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे और फिर बाद में हम जाके स्टेप बाय स्टेप हर एक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला इक्वेशन होता है वो हमारे पास इनपुट वेक्टर को, जो हमारे पास पिछले स्टेप में आया है ये वाला, इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली हमारे पास जो इससे पहले वाले स्टेप में हमने आईडीज में कन्वर्ट करी तो हर एक टोकन एक नंबर के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छा तरीकेकार नहीं है। एम्बेडिंग्स का मतलब ये होता है कि हर एक टोकन का अपना अलग ही वेक्टर होगा, यानी हमें उसकी बजाय एक वेक्टर की बजाय एक मैट्रिक्स इस तरह बनाना होगा। हमारे पास टोटल 7 टोकन थे तो हम इस तरह 7 रोज बनाएंगे और हर एक रो में हमारे पास एक प्रॉपर पूरा कुछ खास स्पेसिफिक डायमेंशन का वेक्टर आएगा। ये डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, ये हम अपने हिसाब से रखते हैं। 300 डायमेंशन, 400, 500, ये फिर हम अपने हिसाब से रखेंगे। इसकी डिटेल्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या आता है, दूसरे स्टेप में हम फिर ये जो हमारे पास पिछले स्टेप से एम्बेडिंग्स आ गए, जो मैट्रिक्स आ गया, अब इस मैट्रिक्स में हम पोजीशन इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पिछला वाला एक्स था उसमें टोकन्स की पोजीशन इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर की ये खूबी है कि वो सारे के सारे टोकन्स को पैरेलली प्रोसेस करता है, तो उसको ये पता नहीं होता कि इसमें कौन सा टोकन पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। तो इसी वजह से हमें पोजीशन इंफॉर्मेशन का एक मैट्रिक्स बनाना होता है और उसे हमें अपने इनपुट एम्बेडिंग वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करना होता है। तो उसके बाद हमें एक नया इनपुट मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी इनकोडेड होती है। अब तीसरी इक्वेशन में हम इक्वेशन सेकंड का आउटपुट लेंगे और उसे मल्टीहेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म से पास करेंगे। अगेन इसको हम आगे काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। और ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का जो एनकोडर पार्ट है ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट है। इसको हम अटेंशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो जब अटेंशन मैकेनिज्म से हम उसे पास करेंगे तो ये हमें अनदर मैट्रिक्स देगा, एक नया मैट्रिक्स देगा जिसे हम मल्टीहेड अटेंशन आउटपुट मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम 4 स्टेप में एक नया काम करेंगे जिसे हम रेसिडुअल और लेयर नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। इस स्टेप में हम इक्वेशन थर्ड और सेकंड का जो आउटपुट आया था उसको हम
प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर लेयर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास स्टेप 4 का आउटपुट y के मैट्रिक्स की सूरत में आ जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप में हम एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को ये y वाला मैट्रिक्स देंगे और उससे हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 6 में हम फिर यही काम करेंगे, रेजिडुअल प्लस लेयर नॉर्मलाइजेशन वाला जो हमने 4 स्टेप में किया था। यहाँ पर हम स्टेप 4 और 5 यानी इक्वेशन 4 और 5 का आउटपुट लेंगे, उसे प्लस करेंगे, ये हमारा रेजिडुअल कनेक्शन बन जाएगा और उसके बाद हम उसका लेयर नॉर्मलाइजेशन लेंगे। इस तरह हमारे पास फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास एक ओवरव्यू हो गया। अब हम चलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ वन बाय वन। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम अपने टोकन आईडीज को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि ये हमारे पास इनपुट सेंटेंस का एक टोकन आईडी वाला वेक्टर बन गया, एक रो वेक्टर बन गया, लेकिन इसको हमने एक ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा जिसमें हमारे पास हर एक टोकन के लिए एक आईडी या एक नंबर के बजाय पूरा पूरा एक एक वेक्टर होगा। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, इसमें हमारे पास 7 रोज आ जाएंगे और हर एक रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, हर एक रो एक एक टोकन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये वाला व्हाट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला दी को रिप्रेजेंट करेगा, फिर नीचे व्हाट इज द एरिया ऑफ, इस तरह एक एक को रिप्रेजेंट करता जाएगा। अब एम्बेडिंग को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। इस x को अगर हमने बड़े वाले x में कन्वर्ट करना है तो या तो हमें प्री ट्रेंड एम्बेडिंग का इस्तेमाल करना होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास प्री ट्रेंड मॉडल अवेलेबल है जैसा कि ग्लोब, फास्टेक्स, वर्ड2वेक, बर्ड जीपीटी वगैरह, वहाँ से हम टोकन्स के एम्बेडिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन अप्लाई नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वो है ट्रेन आवर ओन एम्बेडिंग्स इनसाइड एनकोडर आर्किटेक्चर। हमारे पास एक एनकोडर आर्किटेक्चर मौजूद है, इसके अंदर भी हम अपने एम्बेडिंग्स को ट्रेन कर सकते हैं। अपने एम्बेडिंग्स को खुद ट्रेन करने का तरीका ये होता है कि हम एक फंक्शन लेंगे वन हार्ट और उसको हम अपना इनपुट जो वेक्टर है ये देंगे और फिर इसको एक लर्नेबल वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें अपना x मिल जाएगा जो कि एक मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास टोकन्स के एम्बेडिंग्स मेंशन हुए होंगे और इसका साइज क्या होगा, लेंथ बाय डायमेंशन। लेंथ हमारे पास 7 है, यानी हमारे पास यहाँ पर 7 टोकन्स है और डायमेंशन हमने 5 ट्रिल रखा हुआ है, ये हमने कांस्टेंट खुद अपना बना के रखा हुआ है। इस तरह हम एम्बेडिंग की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब ये वन हार्ट वाला फंक्शन क्या है, वन हार्ट बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसमें से सारे एलिमेंट्स 0 और सिर्फ एक एलिमेंट 1 होगा। कौन सा एलिमेंट 1 होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन हमने मेंशन की हुई है वो वाला पोजीशन हमारे पास 1 होगा। मतलब जो पहला रो होगा उसमें हमारे पास 12th पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, वो 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0 होंगे। इस तरह ही हमारे पास वन हार्ट का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये वन हार्ट वाला जो मैट्रिक्स आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे W वाली मैट्रिक्स के साथ जो कि हमारे पास एक लर्नेबल वेट मैट्रिक्स होगा। इस लर्नेबल वेट मैट्रिक्स का साइज होगा V/D, मतलब वोकेबलरी का साइज जो कि हमारे पास 32,000 है, जो कि हमारे पास पहले वाले स्टेप से आया है। इससे पहले जो हमारे पास टेबल था उसमें हमारे पास टोटल 32,000 टोकन्स थे, तो 32,000 बाय D डायमेंशन यानी W एम्बेडिंग, ये जो वेट मैट्रिक्स है अगेन ये एक लर्नेबल वेट मैट्रिक्स है, इसको हम लर्न करेंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन इनिशियली हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 32,000 बाय 512 और इसको हमने किस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 32,000। तो इस तरह अगर इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल जो आउटपुट होगा x, उसका साइज होगा L/D, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 512 इसका साइज आ जाएगा। अब हमारे पास हमारा इनपुट एम्बेडिंग आ गया, इसको हम अब दूसरे स्टेप में डाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसमें पोजीशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। ये x हमारे पास पिछले वाले स्टेप से आ गया और इसके साथ हमने एक और मैट्रिक्स ऐड करना होगा जो कि बिल्कुल एज इट इज इतनी ही साइज का होगा, 7 बाय 512 साइज का होगा। अब ये मैट्रिक्स किस तरह आएगा, इसे हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, इसे हम 2 फंक्शंस के जरिए कैलकुलेट करेंगे। एक को हम साइन फंक्शन कहते हैं, दूसरे को कॉज। ये हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन है।
अब इसमें मेरे पास जो P है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये टोकन को या रो नंबर को, और I किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये एम्बेडिंग के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर मैं 7/512 का मैट्रिक्स नहीं डाल सकता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने 4/6 का मैट्रिक्स डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 4 टोकन है और हर एक टोकन के लिए मेरे पास 6 डायमेंशन है। वैसे तो हमारे केस में 512 डायमेंशन है और 7 रोज है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक थोड़ा सा कम लिया हुआ है। अब अगर मैंने इस पोजीशन के लिए, सबसे पहले वाली पोजीशन के लिए एक फंक्शन अप्लाई करना है, मुझे इन दोनों में से एक फंक्शन अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे साइन मैंने क्यों लगाए हुए, ये मेरे पास पहला रो और पहला कॉलम है, यानी 0 कॉलम और 0th रो। तो मुझे चाहिए पोजीशन नंबर, यहाँ पर P भी 0 चाहिए और कामा 2i इस जगह पर भी 0 चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 0 किस केस में आ सकता है, P को अगर मैं 0 रखूं और I को मैं 0 रखूं तो 0 2 0 तो 0 0। तो इसका मतलब अगर I की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 0 डालूं और P की वैल्यू भी 0 डालूं और डायमेंशन की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इस फंक्शन को अप्लाई करके यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपने मैट्रिक्स के निकाल सकता हूँ। इस तरह अगर मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये मेरे पास 0th रो है, लेकिन ये मेरे पास कौन सा कॉलम है, ये मेरे पास सेकंड कॉलम है, यानी फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे P तो मैं 0 रख दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अब 1 चाहिए। अब I की कौन सी वैल्यू मैं रख दूं कि वो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि वो मेरे पास क्या जाए, वो मेरे पास 1 आ जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 2 0 आ जाएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 2 आ जाएगा, तो 1 इसमें नहीं आता। तो मुझे ये वाला फार्मूला ट्राई करना चाहिए। अगर 0 की जगह मैं 0 लिख दूं, अगर I की जगह मैं 0 लिख दूं और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 + 1 से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब मुझे इस पोजीशन के लिए कॉज वाले फार्मूले को अप्लाई करना होगा। तो P की जगह मैं 0 लिख दूंगा और इस तरह I की जगह भी मैं 0 लिख दूंगा और D की जगह मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो मैं लिख दूंगा, तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। इसको मैं फिर फर्दर प्रॉपरली कॉस फंक्शन के जरिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये मेरे पास कौन से रो में मौजूद है। तो 0 1 2 3 ये मेरे पास थर्ड रो में मौजूद है, तो P की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मेरे पास ये कौन से कॉलम में मौजूद है, 0 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5th कॉलम में मौजूद है, तो मेरे पास यहाँ पे 5 वैल्यू आना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन में से मुझे एक को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 5 वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। I की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 आ जाएगा, 1 रख दूँ तो 2 आ जाएगा, 3 रख दूँ तो 6 आ जाएगा। तो ये 5 को क्रॉस कर रही है, इसमें नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर I की वैल्यू मैं 2 रख दूँ तो 2 2 4 + 1 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन एम्बेडिंग के मैट्रिक्स में इस वाली पोजीशन पे मैं अपना वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, तो अगर P की वैल्यू मैं 3 रख दूं और I की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो उससे जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो P की वैल्यू मैंने 3 रख दी और I की वैल्यू मैंने कौन सी रख दी, I की वैल्यू मैंने रख दी 2। तो 2 2 4 4 डिवाइडेड बाई D मेरे पास 6 है, तो ये यहाँ पे 4/6 आ गया और ऊपर 3। अब इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो इससे मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि पोजीशन एम्बेडिंग का जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास एक कांस्टेंट किस्म का एम्बेडिंग मैट्रिक्स है और इसे मैं इस तरह कैलकुलेट कर सकता हूं और ये मेरे पास टोकन्स की पोजीशन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको आखिर में मैं x के साथ ऐड कर लेता हूं और फाइनली मुझे एक इस तरह का एम्बेडिंग मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें मेरे पास पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी दी गई होती है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब। तो जो पिछले वाले स्टेप में हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स आया था उसको हम अब प्रोसेस करेंगे और मल्टी हेड अटेंशन आउटपुट वाला मैट्रिक्स निकालेंगे। अब ये किस तरह काम करेगा, इसको हमने फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। स्टेप ए प्रोजेक्शन, स्टेप 2 डॉट प्रोडक्ट अटेंशन और स्टेप 3 मल्टी हेड अटेंशन। सबसे पहले आते हैं स्टेप ए की जानिब। स्टेप ए में हम प्रोजेक्शन करेंगे। हम अपने पास 3 लर्नेबल वेट मैट्रिसेस लेंगे जिसको हम WQ, WK और WV कहेंगे और इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, D/DK। D तो हमें पता है कि हमारे पास 512 है, लेकिन ये DK क्या है, DK हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इसका फार्मूला जो है तो डायमेंशन बाय नंबर ऑफ हेड्स। डायमेंशन तो हमारे पास 512 है, लेकिन ये हेड की वैल्यू 8 ये कहाँ से आ गई। बेसिकली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर में हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमारे पास जो अटेंशन होता है सेल्फ अटेंशन, उसकी हम मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं।
तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम 8 लेयर्स लेंगे। ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें खुद डिसाइड करना होता है, लेकिन याद रखिए इस तरह वैल्यू यहाँ पे आपको लेना होगा जो कि आप 512 के साथ प्रॉपरली डिवाइड कर सके ताकि आपके पास एक पूरा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 64 आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये जो डीके का नंबर है ये एक्चुअली ये 64 वाला नंबर है। अब हम जो प्रोजेक्शन करेंगे, हम पीछे वाले स्टेप से जो आउटपुट आया था स्टेप 2 से, उसको हम हर एक वेट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये हर एक वेट मैट्रिक्स जो है, जो कि पर्पल कलर में मैं दिखाता हूँ, ये वाले लर्नेबल वेट मैट्रिक्स है, और जो रेड कलर में दिखाता हूँ ये प्रीवियस स्टेप्स के आउटपुट होते हैं हमारे पास। इस तरह ये हमारे पास क्वेरी की और वैल्यू वाली मैट्रिसेस आ जाएंगे। अब इसके शेप्स क्या होंगे क्वेरी की और वैल्यू के? इनके शेप्स होंगे लेंथ बाय डी के। लेंथ हमारे पास 7 है और डी के हमारे पास 64 है, तो 7/64 हमारे पास ही क्वेरी की और वैल्यू की मैट्रिसेस आ जाएंगे। अगेन ये जो वेट मैट्रिक्स है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे और इसके अलावा हम ट्रेनिंग करते वक्त इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज भी करेंगे। अब हम आते हैं स्टेप बी की जानिब, जो कि है स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। इसमें हमारे पास जो क्वेरी और की के मैट्रिसेस आ गए पिछले वाले स्टेप से, यहाँ से इसके साथ हम एक नया ऑपरेशन करेंगे क्यू मल्टीप्लाइड बाई के ट्रांसपोज, और उसको हम डी के की वैल्यू जो हमारे पास 64 आ रही थी उसकी स्क्वायर रूट यानी ऐसे हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो एस हमारे पास आ जाएगा लेंथ बाय लेंथ। यहाँ पे ये हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा? ये बेसिकली मेरे पास एक 7/7 का मैट्रिक्स आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा? ये इस तरह 7/7 का मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। इसका हर एक रो और हर एक कॉलम एक एक टोकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास ये वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह जो पहला वाला रो है ये भी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह इज दी एरिया एटसेट्रा। इस तरह इस मैट्रिक्स का बेसिकली मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेशनशिप है। इसको हम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये काम करता है। तो मेरे पास इस वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हमारे पास सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के स्कोर होंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स पे हम एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे रो वाइज। सॉफ्टमैक्स फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पिछले 7/7 मैट्रिक्स में वैल्यूज आ गए थे, स्कोर्स आ गए थे, उसको हम प्रॉपरली प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हर एक रो अगर सम करें उसको हम तो वो 1 को रिप्रेजेंट करें। तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक टोकन दूसरे टोकन को कितना प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप बनाता है। यहाँ पे मैंने सॉफ्टमैक्स फंक्शन का एक पूरा फार्मूला भी दिया हुआ है, यानी इसको हम रो वाइज अप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसको एज अ पावर 2.71 का ले लेते हैं। तो हर एक रो से जो भी नंबर आता है वो सारा का सारा प्लस करके वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और उसके ऊपर हर एक एलिमेंट को रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो 7/7 मैट्रिक्स होगा हर एक रो में प्रोबेबिलिटी नज़र आ जाएगी। अब जब सॉफ्टमैक्स फंक्शन से हम इसको पास करेंगे तो मेरे पास ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें मैंने कह दिया कि उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होंगी रो वाइज। तो उसके ऊपर फिर फर्दर हम एक ऑपरेशन करेंगे, उसको हम ये जो वी वाला मैट्रिक्स था जो पिछले स्लाइड से या पिछले स्टेप से हमारे पास आया था उसके साथ ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे हमारे पास एच मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एच मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? एल बाई डी के। एल हमारे पास 7 है और डी के हमारे पास क्या है? डी के हमारे पास 64 है। तो ये मैट्रिक मेरे पास आ गया। अब हम चलते हैं स्टेप सी की जानिब, मल्टी हिट अटेंशन की जानिब। अब ये जो हमारे पास पिछले 2 स्टेप थे, स्टेप ए और स्टेप बी, इसको हम जितने हमारे पास हेड्स है, मतलब यहाँ पे हमारे केस में 8 हेड्स है, तो उतनी बार इसको रिपीट करेंगे। मतलब हमारे पास क्वेरी की और वैल्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे तो हमने एक बार कैलकुलेट की, ये हमारे पास 8 बार कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स है WQ, WK, WV वगैरह, वो भी हमारे पास एक बार नहीं बल्कि 8 बार आएंगे, और उन सब का हमारे पास एक आउटपुट आएगा जिसको हम H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 और H8 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारे पास जो आउटपुट पिछले वाले स्टेप से आएगा वो एक नहीं होगा, वो हमारे पास 7/64 के 8 मैट्रिसेस होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसे यहाँ पर कंकेटिनेट करेंगे, मतलब हम एक बड़ा मैट्रिक्स उससे बनाएंगे जिसमें 7 रोज होंगे और साथ में 512
12 कॉलम्स होंगे। यानी हर एक हेड का आउटपुट हम इस तरह रखेंगे और आगे जाकर 8वें हेड्स तक ये हम अपने पास रिप्लिकेट करेंगे इस तरह। अब लास्ट में हम इसके ऊपर एक और वेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे हम W0 कहते हैं, ये भी हमारे पास अगेन लर्नेबल वेट मैट्रिक्स है, और जो पिछला आउटपुट आया था HCAT उसके साथ हमने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई की हुई है, तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा मल्टी हेड अटेंशन आउटपुट वाला मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्टेप 3 से फाइनली आउटपुट आ गया। अब इसका साइज क्या होगा हमारे साथ, इसका साइज होगा 7/512, यानी लेंथ बाय डायमेंशन। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जो है हमारे पास रेजिजुअल और लेयर नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले हम रेजिजुअल करेंगे। रेजिजुअल का मतलब ये होगा जो पिछला स्टेप था हमारे पास स्टेप 2 और उससे पिछला वाला स्टेप 3, उसके आउटपुट को दोनों को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा और उससे मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसे मैं रेजिजुअल कनेक्शन कहता हूँ या डायरेक्ट कनेक्शन भी कहता हूँ। इसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन वाला चीज़ उसी मैट्रिक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। लेयर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये है, ये कुछ इस तरह काम करती है कि हम इसको रो वाइज अप्लाई करेंगे, मतलब हर एक रो में जो भी वैल्यू होगी उससे हम उसी रो का मीन यानी एवरेज माइनस करेंगे और उसको फिर किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। फिर उसका हम एक एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट लेंगे। लेमडा ये हमारे पास एक लर्नेबल वेक्टर है, प्लस बीटा, बीटा भी हमारे पास एक लर्नेबल वेक्टर है। इसको हम स्केलिंग फैक्टर्स भी कहते हैं और ये हमारे पास सारे रोज के लिए सेम होते हैं, मतलब सारे टोकन्स के लिए सेम होते हैं। अगर आपको एवरेज का फार्मूला नहीं पता तो ये मैंने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है। किसी भी वेक्टर का या किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का आप स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज इसी फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। अब जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो लेयर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, इसमें ये जो लेमडा है और बीटा है ये हमारे पास लर्नेबल वेक्टर है जो कि सारे टोकन्स के लिए सेम होते हैं। इस तरह नहीं होता कि हर एक रो के लिए, मतलब हर एक टोकन के लिए ये वेक्टर्स अलग अलग होते हैं। ये सारे रोज के लिए, मतलब 7 के 7 रोज जो है हमारे पास, उन सब के लिए ये सेम होते हैं। अब हम आते हैं अपने 5th स्टेप की जानिब, जैसे हम पॉइंट वाइज फीड फॉरवर्ड लेयर या लीनियर लेयर भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 2 लेयर लीनियर नेटवर्क होता है, 2 लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। सबसे पहले हमारे पास जो पिछले लेयर से आउटपुट आया था, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था, तो उसे हम लेंगे और एक लर्नेबल वेट मैट्रिक्स W1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ बायस टर्म ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर हम मैक्स या 0 और या उसका आउटपुट, मतलब ये रीलू फंक्शन है, तो रीलू फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उससे जो आउटपुट आएगा उसे हम फर्दर ये सेकंड लेयर को देंगे। ये जो W2 और B2 है हमारे पास, ये सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर को हम देंगे। इस तरह हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि W1 और W2 का साइज क्या है, तो W1 का साइज होगा D/DFF। D तो हमें पता है कि हमारे पास डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारे केस में 512 है, जो कि हमने स्टार्ट में फिक्स की हुई थी। लेकिन DFF क्या है? DFF जो हमारे पास ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हमने बीच में लगाया हुआ है, इसके विड्थ को कहते हैं। इसके विड्थ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप चाहे तो 300 लगा ले, 400 लगा ले, 1000 लगा ले, जो भी मर्जी, ये वैल्यू आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप के जानिब, जो कि हमारे पास अगेन एक रेजिजुअल प्लस लेयर नॉर्मलाइजेशन वाला स्टेप है। जो हमारे पास स्टेप 5th और स्टेप 4 से आउटपुट आया था, जो कि y और फीड फॉरवर्ड न्यूरल आउट था, तो इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। इसके एडिशन को हम रेजिजुअल कनेक्शन कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद लेयर नॉर्मलाइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेयर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वही है जो कि हमने इससे पिछले वाले स्टेप 4th में पढ़ा, और इसके अलावा ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला भी वही है, और अल्फा और बीटा लर्नेबल वेक्टर्स वही की वही उस तरह के होंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे जो अल्फा और बीटा की लर्नेबल वेक्टर्स है, ये स्टेप 4th वाले अल्फा और बीटा की लर्नेबल वेक्टर से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ये बाद में आ गए हैं, ये एक बिल्कुल अलग लेयर है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने ये दिखा दिया कि हम अपने एक इनपुट सेंटेंस को लेकर किस तरह एनकोडर लेयर से मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करके लास्ट में उसका आउटपुट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा, यहाँ पे ये जो मैट्रिक आएगा, ये भी बेसिकली हमारे पास एक 7/512 यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन का वेक्टर होगा। इसका मतलब ये कि हर टोकन के सामने उसका एक आउटपुट में भी टोकन होगा। अब फाइनली हम आते हैं अपने इक्वेशन को फिगर्स के साथ कंपेयर कर देते हैं। ये जो पहला वाला स्टेप होगा, ये यहाँ पर परफॉर्म होगा। ये वाली जगह जो है, ये एम्बेडिंग वाली लेयर, ये हमारा पहला वाला स्टेप होगा। अगर हम अपने एम्बेडिंग्स को लर्न करना चाहते हैं या प्री ट्रेंड एम्बेडिंग उठाते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे।
इसके अलावा अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। तो ये दूसरा वाला इक्वेशन कहाँ पर होगा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये x आ रहा है और यहाँ पे पोजिशनल एम्बेडिंग वाला जो मैट्रिक्स है वो आ रहा है, तो वो दोनों यहाँ पर पोजीशन वाइज या एलिमेंट वाइज ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास XPE आ जाएगा यहाँ पे इसी जगह। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, यानी XPE यहाँ से लेकर ये मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन को यहाँ पर देंगे। इसके बाद फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में जो मल्टी हेड अटेंशन है उसका आउटपुट आएगा यहाँ पर, और उसके साथ एक रेजिजुअल कनेक्शन, ये वाला जो लिंक आपको नज़र आ रहा है ये वही रेजिजुअल कनेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं हम, मतलब ये दोनों का जो एडिशन है ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर ये लेयर नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 कहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को इसका आउटपुट देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 की जगह है। और इक्वेशन नंबर 6 में हमारे पास अगेन ये एडिशन और नॉर्मलाइजेशन मतलब रेजिजुअल और नॉर्मलाइजेशन वाला लेयर, यहाँ से हम इसका रेजिजुअल कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसका नॉर्मलाइजेशन लेंगे और फाइनली हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट हमारे पास कितने साइज़ का होगा, ये हमारे पास होगा 7/512 का। इस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का एनकोडर पार्ट का मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ गया होगा। याद रखिए ये सिर्फ एनकोडर पार्ट का मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको अगर आप किसी मॉडल से कंपेयर करना चाहते हैं तो इसको आप बर्ट मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने सिर्फ एक एनकोडर लिया हुआ है। नॉर्मली हम जब कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीपल एनकोडर्स के लेयर्स होते हैं। इसके अलावा आपको जो और मॉडल नज़र आते हैं जिस तरह चैट जीपीटी वाला मॉडल है या मेटा एआई वाली मॉडल्स है, तो वो नॉर्मली डिकोडर्स ओनली मॉडल होते हैं, वो डिकोडर के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। डिकोडर का आर्किटेक्चर हमारे एनकोडर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसको भी हम एक अलग वीडियो में कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी ग्रो करने का मौका मिले।